हाय नर्सेस, चलिए आज पढ़ते हैं ईसीजी। और ईसीजी को मैं इतना आसान टॉपिक आपके लिए बना दूंगी। जिस टाइम पे आप ये लेक्चर सुन के ख़त्म करेंगे उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे एंड ईसीजी आपको आज के बाद डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, ये नवकिरण का प्रॉमिस है। तो चलिए ईसीजी को सीखना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट की डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, देयर इज वन नोड विच इज कॉल्ड एज एसे नोड। जो लोकेशन होती है एसे नोड की, इट इज एट द लेवल ऑफ राइट एट्रियम, जहां पे बिल्कुल सुपीरियर वेना केवा खुलती है, उस लेवल पे हमारी ये एसे नोड होती है। अब एसे नोड जो करंट प्रोड्यूस करती है, इट इज एट 60 to 100 बीट्स पर मिनट। एसे नोड के आगे अगर हम कंडक्शन सिस्टम में देखें तो हमारे पास होती है एवी नोड। जैसे ही ऐसे नोड करंट जनरेट करेगी तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बट इस करंट का एक हिस्सा एवी नोड को भी डिलीवर किया जाएगा। एवी नोड जो है ये करंट को फ्यू मिली सेकेंड के लिए होल्ड करके रखती है। इस चीज को अंडरस्टैंड करो ध्यान से। एवी नोड अपने पास करंट को क्यों होल्ड करके रखती है? क्योंकि आपका हार्ट इस तरह से काम करता है, अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर एवी नोड अपने पास करंट को होल्ड करके नहीं रखेगी तो पूरे का पूरा हार्ट एक ही टाइम में ट्विच हो जाएगा, विच इज नॉट गुड। इस रिदम को मेंटेन करने के लिए एवी नोड को करंट को होल्ड रखना पड़ता है। तो ऐसे नोड ने करंट जनरेट किया, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, करंट एवी नोड के पास गया। अब एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो करंट की ट्रेवलिंग है वो फास्ट होती है, मैकेनिकल एक्टिविटी स्लो होती है। जैसे ही उन्होंने करंट दिया तो एवी नोड ने कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखा। जितने में एट्रिया रिलैक्स होने शुरू हुए तो एवी नोड ने करंट नीचे की तरफ छोड़ दिया, और जैसे ही नीचे की तरफ छोड़ा तो वेंट्रिकल हो गए कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो एवी नोड के आगे हमारे पास बंडल ब्रांचेस होती, बंडल ऑफ हिज होता है पहले, फिर बंडल ब्रांचेस होती हैं, देन पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं जो कि पूरी वेंट्रिकल को इनरवेट कर रहे होते हैं। अगर आप कंडक्टिव सिस्टम को ध्यान से देखेंगे ना तो वेंट्रिकल्स में मैक्सिमम कंडक्टिव सिस्टम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें इतनी इनरवेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके आपकी पूरी बॉडी में ब्लड देना होता है। तो इस वजह से वहां पे ज्यादा हमें चाहिए होता है करंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास ईसीजी को कैसे इंटरप्रेट करें। तो इफ वी टॉक अबाउट नॉर्मल ईसीजी, तो कभी भी आप ईसीजी देखोगे ना, ईसीजी ना एक ग्राफ के ऊपर होता है हमेशा। उस ग्राफ में दो तरह के बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे, एक होते हैं स्मॉल बॉक्सेस, अनदर वन आर लार्ज बॉक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईसीजी होती है, दिस इज अ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। आपका हार्ट किस तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर रहा है उसको देख के हम बहुत सारे डिसरिथमियास को डायग्नोस कर सकते हैं एंड वी कैन एक्चुअली सी के आपका हार्ट का कंडक्शन सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। बहुत सारी डिसीजेस होती हैं जैसे कि एमआई है, वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियोमायोपैथीज हैं, उनका डायग्नोसिस हम ईसीजी देख के बना सकते हैं। अब देखिए ईसीजी में जो ग्राफ है उसमें दो तरह की लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि बिछी हुई लाइंस होती हैं एंड वर्टिकल लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं टाइम को, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं वोल्टेज को। तो हम जो ईसीजी हम रीड करेंगे उसमें हम टाइम की बात करेंगे ज्यादा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो ग्राफ आपके पास आता है इसमें हमारे पास लार्ज बॉक्सेस हैं, स्मॉल बॉक्सेस हैं। जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं वो 0.04 सेकंड का एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स 0.04 सेकंड का होगा, और एक बड़े बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 5 मेक्स 0.20 सेकेंड। तो एक बड़ा बॉक्स जो होता है वो 0.20 सेकेंड का रहेगा। तो ये तो हो गया कि ग्राफ के जो बॉक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं। उसके बाद अगर हम नॉर्मल ईसीजी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से आप पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहली जो वेव ईसीजी में आती है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, वो है पी वेव। जो पी वेव है यहाँ से हम ईसीजी को रीड करना शुरू करेंगे। और पी वेव पता क्या रिप्रेजेंट करती है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ, ये वही टाइम है जब ऐसे नोड ने करंट छोड़ा और एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी वेव आपकी ईसीजी में आएगी विच इज अ फर्स्ट वेव एंड विच इज कॉल्ड एज पी वेव। पी वेव के बाद हमारे पास एक सीधी लाइन आती है जिसमें कोई भी डिफ्लेक्शन या पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी डिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं दे रही, इट इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एज पी आर सेगमेंट। ठीक है, तो पी वेव के बाद जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना फ्लैट वाली, दैट इज अ पी आर सेगमेंट। और पी आर सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द टाइम व्हेन
योर AV नोड इज होल्डिंग द करंट, दैट्स वाई दिस लाइन इज स्ट्रेट, इसमें कोई भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रही है। तो PR सेगमेंट इसीलिए स्ट्रेट होता है क्योंकि इसमें कोई भी करंट वाली एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब यहीं पे आप देखेंगे कि एक PR इंटरवल भी लिखा हुआ है। PR सेगमेंट तो हुआ जब P वेव खत्म हुई, तो Q वेव जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको PR सेगमेंट बोलते हैं। बट एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं PR इंटरवल। बेसिकली PR इंटरवल स्टार्ट होता है फ्रॉम द P वेव और ये कहाँ तक जाता है, जहाँ से QR सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट जो वेव आपको ECG में दिखाई दे रही है दैट इज QRS कॉम्प्लेक्स। जो QRS कॉम्प्लेक्स है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब एट्रिया रिलैक्स होना शुरू होंगे और AV नोड करंट छोड़ देगी नीचे की तरफ। तो वेंट्रिकल्स काफी जोर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए जो आपको वेव दिखाई दे रही है ECG में वो काफी बड़ी वेव दिखाई दे रही है। ओके, तो QRS कॉम्प्लेक्स जैसे ही खत्म होता है, मतलब S वेव तक पहुंच गए, जैसे ही वो S वेव खत्म हुई उसके बाद आप ST सेगमेंट देख रहे हो। जो ST सेगमेंट है वो भी एक फ्लैट लाइन आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं। तो दिस रिप्रेजेंट्स द इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। और लास्ट में जो आपको एक वेव दिखाई दे रही है दैट इज द T वेव। तो बेसिकली ये जो T वेव होती है दिस रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जब हमारे वेंट्रिकल्स टोटली रिलैक्स हो चुके हैं। कभी कभी आपको ECG में U वेव भी दिखाई पड़ सकती है। ये अगर प्रोमिनेंट है तो दिस इंडिकेट्स हाइपोकेलेमिया। और मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, अगर आपको दिमाग में ये आता है कि ठीक है हमने QRS कॉम्प्लेक्स भी देख लिया, ST सेगमेंट भी देख लिया, हमने T वेव देख ली, लेकिन एट्रियल रिलैक्सेशन कहाँ पे है, तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि एट्रियल रिलैक्सेशन ECG में रिफ्लेक्ट नहीं होती है क्योंकि ECG पिक करती है सबसे हाईएस्ट करंट। तो जिस टाइम पे आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं एट्रियल रिलैक्सेशन जो है वो ECG में रिफ्लेक्ट होती हुई आपको दिखाई नहीं देती है, राइट। सो दैट इज द रीजन। अब हम बात करेंगे 5 स्टेप्स ECG इंटरप्रिटेशन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर मैंने आपको बताया है कि जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 0.04 सेकेंड की उनकी ड्यूरेशन होती है, और लार्ज बॉक्स 5 स्मॉल बॉक्सेस को मिलके बना तो 0.20 सेकेंड का हुआ। अब 5 स्टेप ECG इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ECG में 5 चीजें देखते हैं, कभी भी इसको रीड करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेट, जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है दैट इज बिटवीन 60 to 100 बीट्स पर मिनट। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिदम, रिदम रेगुलर होनी चाहिए, और एक एक करके मैं आपको आगे टीच करूंगी कैसे हम रेट और रिदम देखते हैं। तीसरा स्टेप जो हम देखते हैं दैट इज P वेव, के P वेव का क्या दिख रहा है आपको। पहली चीज जो P वेव होती है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है और इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होनी चाहिए 0.04 से लेके 0.12 सेकेंड तक। और उसके बाद हमारा जो चौथा स्टेप आता है दैट इज PR इंटरवल, नॉट PR सेगमेंट, PR इंटरवल। रिमेंबर PR इंटरवल शुरू हो रहा था P वेव से और खत्म कहाँ पे हो रहा था, जहां से Q वेव स्टार्ट हो रही है, P की स्टार्टिंग से Q की स्टार्टिंग तक। और इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है दैट इज 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस, 3 से लेके 5 स्मॉल बॉक्सेस तक इसका ड्यूरेशन होता है। दैट मीन्स 0.12 सेकेंड से लेके 0.20 सेकेंड तक इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द करंट होल्डिंग बाय द AV नोड। ओके, तो अगर PR सेगमेंट की ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होती है उस कंडीशन को हम लोग हर्ट ब्लॉक बोलते हैं। ये आगे चल के भी मैं टीच करूंगी तो आप याद रखिएगा। तो PR इंटरवल हमारा नॉर्मली होना चाहिए 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस में। अगर 5 बॉक्सेस से ज़्यादा जा रहा है यानी कि एक बड़े डब्बे से ज़्यादा हो रहा है तो दैट कुड रिप्रेजेंट हर्ट ब्लॉक। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है ECG इंटरप्रिटेशन का विच इज़ द 5th स्टेप, उसमें हम लोग QRS कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे। देखिए QRS कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन P वेव के जितनी ही होती है, यानी कि 1 to 3 स्मॉल बॉक्सेस, करेक्ट। तो इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 0.04 से लेके 0.12 सेकेंड्स तक, और आपको देखना है कि किसी भी हालत में 0.12 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक छोटे डब्बे से लेके 3 छोटे डब्बे तक ये खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये उससे ज़्यादा होता है तो वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास को इंडिकेट करता है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे कि रेट को हम लोगों ने कैसे देखना है। देखिए आपके पास ना जो स्ट्रिप होती है एक ECG की वो 6 सेकेंड की स्ट्रिप होती है, और ये जो 6 सेकेंड बनते हैं ये 30, 30,
लार्ज बॉक्सेस को मिलके बनते हैं। यानी कि एक पूरी की पूरी ईसीजी स्ट्रिप के ऊपर 30 लार्ज बॉक्सेस होंगे, तो उसको हम लोग 6 सेकंड की ईसीजी स्ट्रिप बोलते हैं। अब इस 6 सेकंड की ईसीजी स्ट्रिप में हम लोगों ने क्यू वेव्स काउंट कर लेनी है, मतलब जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम लोगों ने काउंट कर लेना है। तो लेट अस सपोज के एक 6 सेकंड की ईसीजी स्ट्रिप में आपके पास 7 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उस 7 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस को हम लोगों को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 1 मिनट में कितना वेंट्रिकुलर रेट है वो आ जाएगा। तो इस केस में अगर 7 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस है मल्टीप्लाइड बाय 10, तो हमारे पास जो हार्ट रेट आएगा दैट इज 70 बीट्स पर मिनट। सिमिलरली यू कैन काउंट द एट्रियल हार्ट रेट एज वेल। आप पी वेव्स को काउंट कर सकते हो एंड देन यू कैन कम टू नो व्हाट इज एट्रियल हार्ट रेट। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रेट। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द नॉर्मल ड्यूरेशन इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिदम। अगर इस ईसीजी स्ट्रिप में आप देख रहे हो तो ध्यान से देखो, जो 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर बीइंग रिपीटेड आफ्टर कैलकुलेटेड नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस। जैसे एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, दूसरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, उनमें सेम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर द कैलकुलेटेड नंबर ऑफ बॉक्सेस। अगर वो कैलकुलेटेड नंबर ऑफ बॉक्सेस में अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज कमिंग आफ्टर 2 large boxes, another one is coming after 4 large boxes, another one is coming after 3 large boxes, तो हम लोग बोलेंगे rhythm is irregular. But if it is repeating itself after the calculated same number of boxes, तो उसको हम लोग बोलेंगे regular rhythm. So this is how the rate and rhythm is calculated. Rest P wave, PR segment और PR interval और QRS के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी normal duration देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि P wave, PR interval और QRS present भी हैं। अगर P wave प्रेजेंट नहीं है, मतलब आपको नहीं दिख रही ईसीजी में, तो वो एट्रियल कंडीशन है। अगर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है तो वो हार्ट ब्लॉक है। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आपको एबनॉर्मल मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वेंट्रिकुलर कंडीशन है। तो अब आने वाली, मतलब इस लेक्चर में आने वाले टाइम में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरियस टाइप ऑफ डिसरिथमियास, कैसे उनको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं और कैसे उसको कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या ट्रीटमेंट्स हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। चलिए अब एट्रियल फ्लटर की बात करते हैं। बेसिकली अगर आप ईसीजी को ध्यान से देखें तो एट्रियल फ्लटर जो है उसमें आपको सॉ टूथ पैटर्न दिखेगा। इस पैटर्न को हम लोग सॉ टूथ पैटर्न बोलते हैं। सॉ टूथ पैटर्न का मतलब होता है आरे के दंदे के जैसा पैटर्न। बेसिकली इसमें जो रेट रहता है दैट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 250 to 300 बीट्स पर मिनट। अगर 5 स्टेप ईसीजी इंटरप्रिटेशन को देखें तो रेट 250 to 300 बीट्स पर मिनट। रिदम रेगुलर है, क्योंकि ध्यान से देखिए जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर रिपीटिंग देमसेल्व्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। थर्ड स्टेप है पी वेव। हमें कोई पी वेव दिखाई नहीं दे रही, हमें कोई पीआर इंटरवल दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हमें कोई पी वेव पीआर इंटरवल दिखाई नहीं दे रहा, तो क्लियरली ये जो ईसीजी है ये एट्रियल डिसरिथमियास की ईसीजी है, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो क्या सीखा हमने? अगर 5 स्टेप ईसीजी इंटरप्रिटेशन की बात करें, रेट 250 to 300, रिदम रेगुलर, नो पी वेव, नो पीआर इंटरवल, क्यूआरएस नॉर्मल। सो दिस इज एट्रियल फ्लटर। अब एट्रियल फ्लटर जो होता है इसकी कॉजेज काफ़ी हो सकती हैं, जैसे हार्ट फेलियर के केस में हो सकता है, ट्राइकस्पिड मिट्रल वॉल का कोई डिसऑर्डर है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, कोर पल्मोनेल, इंफीरियर वॉल एमआई, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, कार्डाइटिस, ये सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। कभी भी एट्रियल फ्लटर आपके पेशेंट में दिखता है तो मेडिकेशन थेरेपी में वी कैन गिव calcium channel blockers, beta blockers, and also we can give antiarrhythmic medications if required. If ventricular rate is more than 120 in this case, so you should also prepare your patient for cardioversion. उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट एट्रियल डिसरिथमिया की बात, एंड दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें तो यू कैन क्लियरली सी द फिब्रिलेटरी वेव इन दिस काइंड ऑफ ईसीजी। अब एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो चलिए आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। 5 स्टेप ईसीजी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सबसे पहले रेट की बात करते हैं। तो इस केस में रेट 350 to 600 बीट्स पर मिनट होता है। रिदम का सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें रहेगा। एट्रियल फ्लटर में रिदम रेगुलर थी, जबकि एट्रियल फिब्रिलेशन में रिदम इरेगुलर होती है। देयर इज नो पी वेव, हमें कोई पी वेव दिखाई नहीं दे रही, हमें कोई पीआर इंटरवल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस एब्सोल्युटली नॉर्मल है, लेकिन रिदम में नहीं है। तो यही सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस जो है वो होगा। एट्रियल फिब्रिलेशन के कॉजेज में एथ्रोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, कंजेनिटल हार्ट डिसीज, सीओपीडी, हाइपोथायरायडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस जैसी डिसीजेस एट्रियल फिब्रिलेशन को लीड कर सकती हैं।
और इसका ट्रीटमेंट सेम रहता है जो कि हमने एट्रियल फ्लटर में पढ़ा है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसरिथमियाज में, और वो है वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज, और हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की। अब जो पैटर्न आप वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टूम्ब लाइक पैटर्न। जैसे कि कब्र का पत्थर होता है बिल्कुल वैसा, और ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक इमरजेंसी है क्योंकि इसमें कार्डियक आउटपुट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब कि जो हार्ट है वो अच्छे से कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाता, जिससे मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा बन जाता है। और इसमें हार्ट रेट रहता है बिटवीन 100 to 250 बीट्स पर मिनट। आपको कोई पी वेव दिखाई नहीं दे रही है, आपको कोई पीआर इंटरवल दिखाई नहीं दे रहा है, रिदम रेगुलर है, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही वाइड हैं, दे आर मोर देन 0.12 सेकेंड्स। तो 3 लार्ज बॉक्सेस 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा हैं, ये काफ़ी चौड़े वाले हैं। सो काफ़ी बिजार सा लुक इसका होता है। एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस रिपीट तो एक रेगुलर रिदम में हो रहे हैं, लेकिन हैं बहुत वाइड एंड बिजार, और इस टाइप की ईसीजी को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के रीजंस काफ़ी हो सकते हैं, जैसे कि एमआई के केस में, एन्यूरिज्म के केस में, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है, और पर्टिकुलरली याद रखें कि पोटाशियम की डेफिशिएंसी और एक्सेस, क्योंकि जो पोटाशियम होता है वो वेंट्रिकुलर रिदम को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है। यदि आपके पेशेंट को हाइपोकैलेमिया या हाइपरकैलेमिया में से कुछ भी हो रहा है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आपका पेशेंट जा सकता है। देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी इसका कारण हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखने वाली होती है वो ये होता है कि हमारे पास जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है वो 2 तरह का होता है, विद पल्स एंड विदाउट पल्स। अगर ये विद पल्स है तो हमें करना है पेशेंट को कार्डियोवर्ट, और अगर ये विदाउट पल्स है यानी कि पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो आपको करना है इमीडिएटली डिफिब्रिलेट। क्योंकि अगर आप वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को कंट्रोल नहीं करते हैं तो इट कुड लीड टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन विच इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट ईसीजी। तो अगली ईसीजी जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं, दिस इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक फिब्रिलेटरी वेव दिखाई दे रही है। इसमें कोई रेट जो है वो आपको काउंट नहीं हो रहा है, कोई रिदम आपको दिखाई नहीं दे रही है, देयर इज नो पी वेव, देयर इज नो पीआर सेगमेंट, देयर इज नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ओनली अ फिब्रिलेटरी वेव, और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसमें कुछ पल्स या पल्सलेस का इशू नहीं होता है। आपने जैसे ही फिब्रिलेटरी वेव देखी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखा, you have to defibrillate your patient immediately. That is the only thing that you have to do immediately. अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? अगर आप वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को ट्रीट नहीं करते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन इसका कॉज हो सकता है। अनट्रीटेड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड इवन हाइपोथर्मिया कुड लीड टू दिस। तो इसका ट्रीटमेंट है डिफिब्रिलेशन। यहाँ तक जो 4 हमने डिसरिथमियाज किए हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले डिसरिथमियाज होते हैं फॉर एनक्लेक्स आर एन एग्जाम। आगे हम जो करेंगे वो हम करेंगे एवी ब्लॉक। तो एवी ब्लॉक अगर हम देखें तो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। बेसिकली एवी ब्लॉक, मैं वापस आपको फर्स्ट स्टेप पे लेके जाती हूँ जहाँ पे हमने ईसीजी रीड करनी सीखी थी। तो वहाँ पे मैंने पीआर इंटरवल का बात किया था। मैंने आपको ये बताया था कि जो पीआर इंटरवल होता है इट रिप्रेजेंट द करंट होल्डिंग बाय एवी नोड। तो एवी नोड करंट होल्ड करता है तो पीआर इंटरवल जो है वो स्ट्रेट लाइन में एक रिप्रेजेंट होता है हमारे सामने। अगर ये पीआर इंटरवल का नॉर्मल ड्यूरेशन देखें तो 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस का होता है। अगर इसका इंटरवल इंक्रीज होता जाए, इफ इट इज मोर देन 1 लार्ज बॉक्स और मोर देन 5 स्मॉल बॉक्सेस, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं हर्ट ब्लॉक। अब फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक की बात करें तो फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक में रेट यूजुअली 60 to 100 बीट्स पर मिनट रहेगा। पीआर इंटरवल आपका प्रोलॉन्ग हो जाएगा, इट विल बी मोर देन 0.20 सेकेंड, बिकॉज एवी नोड इज होल्डिंग करंट मोर देन द इंटेंडेड ड्यूरेशन। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यूजुअली नॉर्मल होते हैं, रिदम भी रेगुलर होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि सिर्फ जो पीआर इंटरवल है वो आपको प्रोलॉन्ग मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक। अगर हम सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक की बात करें तो सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक में पी वेव आपको दिखाई देगी, बीच में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिस होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो टोटली मिसिंग हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ऐसे नोड करंट जनरेट कर रही है और एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन
डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे हैं बिकॉज एवी नोड इज नॉट रिलीजिंग द करंट। तो इस केस में आपको मिसिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे। तो एट्रियल रिदम रेगुलर होगा, वेंट्रिकुलर रिदम इररेगुलर होगा, यानी कि जो दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इररेगुलर रिदम शो कर रहे होंगे, वो अलग अलग बॉक्सेस के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। देन पीआर इंटरवल प्रोग्रेसिवली बिकम्स लार्जर, तब तक ये प्रोलॉन्ग होती जाएगी जब तक कि एक मिसिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आ जाता। अब इसके कॉजेस इंफीरियर वॉल एमआई, कार्डियक सर्जरी, एक्यूट रूमेटिक फीवर या वेगल स्टिमुलेशन हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन दे सकते हैं या हम टेम्परेरी पेसमेकर जो है पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्यूआरएस वेव्स बहुत ज्यादा डिसअपियर होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें पी वेव्स ही आपको दिखती हैं, जैसे 1 पी वेव, सेकंड पी वेव, थर्ड इज अगेन पी वेव, फिर उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, अगेन 2 क्यूआरएस मिसिंग है, फिर इवेंचुअली 3 क्यूआरएस मिसिंग होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सबसे सीरियस फॉर्म ऑफ हार्ट ब्लॉक होता है जिसमें आपको इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो इसमें अगेन आप एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन या आप टेम्परेरी पेसमेकर जो है वो पेशेंट को लगा सकते हैं। और लास्ट जो ईसीजी की हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेथ ईसीजी। डेथ ईसीजी में एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी, इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट नहीं दिखेगी। अगर आप डेथ ईसीजी देखते हैं तो इमीडिएटली सीपीआर जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में एक स्ट्रेट लाइन दी जाती है तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग डेथ ईसीजी। आप हमें ना कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या ईसीजी आपको समझ आया। और जो इनिशियली मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको ईसीजी बिल्कुल इजी करके बताऊंगी, तो आई होप वो प्रॉमिस कुछ हद तक तो मैंने पूरा किया होगा। अब आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए कि और कितने टाइप के डिसरिथमियास आपको पता हैं और अगली आने वाली वीडियो आप कौन सी चाहते हैं कि हम बनाएं। टिल देन मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, क्रैक योर NCLEX RN विद नवकिरण। थैंक यू सो मच।